वेलकम बच्चों। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैसे? सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। साथ में पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है। इससे पहले आपने पढ़ा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और इससे भी पहले पढ़ा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आज पढ़ेंगे हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो चलिए लेट्स फील। तो इतनी सारी बातें यहां लिखी है। पहले हम लोग ये समझेंगे कि किसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए, अब सपोज करिए आप पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं। आप सोच रहे हो कि आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बाकायदा 4 घंटे पढ़ेंगे या 5 घंटे पढ़ेंगे और हमें बहुत अच्छे नंबर लाने, ऐसा कुछ आपने दिमाग में सोच लिया और पढ़ना आपने स्टार्ट किया। तो क्या आपको अपने अंदर से कुछ फील होगा? हाँ, आपका जो मन होगा वो आपको डाइवर्ट करेगा। ऐसा मन करेगा कि चलो यार थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं, या फिर ये मन करेगा गेम्स खेल लेते हैं, पबजी वगैरह, है ना। या फिर मन करेगा थोड़ा सा सोशल नेटवर्क साइट में जाते हैं, थोड़ा फेसबुक व्हाट्सएप ये सब देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो मन है ना, ये आपका भटकेगा और ये आपको पढ़ने से रोकेगा। तो पढ़ाई जो है वो करंट है, और जो आपको रोक रहा है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस, जो आपके अंदर से आ रहा है। बाहर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। किसी ने आपको नहीं कहा कि बेटा जाओ बिस्किट लेके आओ, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। लाइट भी सही सही है, ऐसा भी नहीं कि बिजली नहीं है, भाई पंखा नहीं चल रहा, बहुत गर्मी लग रही है। सब कुछ है, टाइम भी है, लाइट भी है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा आपको। लेकिन आपके अंदर से जो डिस्टर्बेंस आ रहा है उसका क्या? यही है सेल के अंदर का रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ आया? अब सेल जो होता है इसके अंदर का स्ट्रक्चर समझिए। सेल के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रोड्स, जिसे आप कहते हो प्लस और माइनस टर्मिनल, है ना, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट, जो उसके अंदर केमिकल होता है जिसके थ्रू करंट फ्लो होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। डिटेल्स में सेल्स के बारे में आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, अभी आप लोग यहां समझेंगे कि सेल का ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, पहली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या होता है। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या होता है, और आपने अच्छे से पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए। पहली क्लास तो पहली क्लास होती है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता है, हर एक चीज़ समझ आती है कि नहीं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर ये होता क्या है। तो पहली क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आपने क्लास 10 नहीं किया है तो आपको क्लास पढ़नी चाहिए। खैर, अब मैं ये कह रहा हूं कि जब करंट फ्लो हो रहा होगा सेल के अंदर, सेल के अंदर चार्ज फ्लो हो रहे होंगे, ठीक है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, तो उनको इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। भाई देखिए, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, आप एयर में जाओगे या फिर किसी मीडियम में जाओगे, आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, कितना भी स्मूथ क्यों ना हो। अब आप लिक्विड में दौड़ोगे तो आपको क्या होगा? तकलीफ होगी, डिस्टर्बेंस होगी। अब सोचो, चार्ज जब दौड़ेगा लिक्विड में या किसी केमिकल में तो उससे भी तो रुकावट पैदा होगी। समझिए बात को। एक चार्ज बेचारा इलेक्ट्रोलाइट में दौड़ रहा है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, तो उससे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, और यही रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो इलेक्ट्रोलाइट जिस रेजिस्टेंस को ऑफर करता है करंट के फ्लो को रोकने के लिए, वही होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट of a cell to the flow of current between its electrodes
इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, एमसीक्यू बनाकर एग्जाम में आ सकता है। मुझे लगता है कि कंफर्म ये आना चाहिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इन 5 चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखो, पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट उसमें इस्तेमाल किया गया है, उसके नेचर पर भी ये डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। भाई, जिस मीडियम में करंट को चलना है उस मीडियम पे तो डिपेंड करेगा। ठीक है। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन होता है उस पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब सोचो, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। भाई, कंसंट्रेशन का मतलब ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अगर केमिकल जितना गाढ़ा होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट जितना गाढ़ा होगा, चार्ज को मूव करने में उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होगी, सो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, तीसरा देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही देर तक वो वहाँ तक पहुँचेगा, यानी रेजिस्टेंस का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। 4 देखते हैं, इनवर्सली एज द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्ज इन द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रोड्स का जितना पार्ट इमर्ज होता है उसके एरिया के भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना एरिया इलेक्ट्रोड्स का उसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबा रहता है, उस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां देखते हैं, इट इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर हम डिक्रीज कर देंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो द इंक्रीज, इट इंक्रीज यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो इन 5 फैक्टर पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे, स्मॉल आर का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से करते हैं डिनोट। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे स्मॉल आर, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, यहाँ जो सेल लगा हुआ है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग इसके अगल बगल कहीं पे शो कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ शो किया है स्मॉल आर, तो इसके अगल बगल हम कहीं पर इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ पर शो कर देते हैं। ये क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है। ये देखिए, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, ये सेल हमारा है, इसका ईएमएफ ई है, करंट यहाँ फ्लो हो रही है। ये है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और ये है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, जिसे आप यहाँ या यहाँ कहीं भी डिनोट कर सकते हो। ये ई का ही पार्ट है। ठीक है, ई का पार्ट है। सो व्हाट अबाउट वोल्टेज? जो वोल्टेज होगा वो क्या होता है? इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? तो आप कहोगे V इक्वल टू आई आर। गुड, चलिए ठीक है। अब ये बताइए ईएमएफ कितना होगा? तो ईएमएफ हो जाएगा टोटल, यानी टर्मिनल वोल्टेज जो है वो और प्लस इसका वोल्टेज। सो जो ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा I और इनटू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? दिस आर और दिस आर, ये दोनों किस में कंबाइंड है? सीरीज में। तो आर प्लस आर, यहां हो गया आर प्लस आर। ये समझ आया आर प्लस आर क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइंड हैं। तो आप कह सकते हो कि टोटल जो वोल्टेज होता है हमारा वही होता है ईएमएफ। तो ई आई हो गया और आर प्लस आर टोटल हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब देखो, इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, सिंपली डिवाइड करो। तो ई अपॉन वी करके देखते हैं कितना आएगा। आई आर प्लस आर अपॉन आई आर, कुछ चला गया यहाँ से। ई अपॉन वी और ये आर यहाँ कर दो इंटू आर इज इक्वल टू आर प्लस आर। ठीक है, देख लो यहाँ पर आराम समझ में आ रहा होगा आपको, समझ लीजिए आराम से। ई इज इक्वल टू आई एंड टोटल रेजिस्टेंस और वी इज इक्वल टू आई आर। हमने दोनों को डिवाइड कर दिया सिंपली और आर को यहाँ भेज दिया है। अब इस आर को भी यहाँ भेज लीजिए, स्मॉल आर आ जाएगा ई अपॉन बी आर माइनस आर।
आर कॉमन ले लीजिए। सो आर जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, E अपॉन वी माइनस 1। यही है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। सो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कौन देता है, और साथ में किस पे डिपेंड करता है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। क्या होता है, कौन देता है, और किस पे डिपेंड करता है। साथ में हमने ये पढ़ा कि इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है रिलेशन। तो बच्चों ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आप आराम से समझ सकते हो। एक चीज याद रखो कि जो मैंने कहा था पहले लेक्चर में कि जो ई होता है हमेशा वोल्टेज से ज्यादा होता है, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज है ये। तो ई क्या होगा, ई हो जाएगा V प्लस आई इंटू आर। भाई देखो, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज, जो वोल्टेज यहां पर कंज्यूम किया गया, जो वोल्टेज यहां पे कंज्यूम किया गया, अगर दोनों को मिला दें तो आ जाएगा नेट वोल्टेज ऑफ दिस सेल। तो सेल का जो वोल्टेज होगा यानी ईएमएफ होगा वो क्या होता है, बाहर का वोल्टेज और प्लस अंदर का वोल्टेज, दोनों वोल्टेज को सम कर देते हैं हम लोग, तो निकल के आ जाएगा हमारा टोटल ईएमएफ। तो देखो ये बाहर का वोल्टेज है V और ये क्या है अंदर का वोल्टेज I इंटू आर। सो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। यहां समझ सकते हो कि E की वैल्यू V से बड़ी होती है। यहां पे ऐसे भी कह सकते हो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो आई आर क्वांटिटी कम हो जाती है पोटेंशियल डिफरेंस और आई आर क्वांटिटी बढ़ जाती है ईएमएफ। तो कॉन्सेप्ट रखो क्लियर, E की वैल्यू वोल्टेज से ज़्यादा होती है और वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ईएमएफ से कम होती है। ये है हमारा कॉन्सेप्ट इंटरनल रेजिस्टेंस का। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पहले पढ़ेंगे सीरीज और बाद पढ़ेंगे पैरेलल। अच्छा, सीरीज में क्या कॉमन होता है, सीरीज मतलब एक ही रास्ता, और जब एक ही रास्ता मिलेगा तो करंट कॉमन हो जाएगा। भाई करंट को समझो, पानी है, अब सोचो पाइप एक ही है, एक ही ब्रांच है, तो पानी तो सब में एक ही फ्लो होगा। इसी तरह करंट जो होता है सीरीज में सेम फ्लो होता है। तो देखो सीरीज मतलब क्या हुआ, बिल्कुल एक ही तरफ। देखो इसका प्लस लेफ्ट साइड में है, इसका प्लस भी क्या है लेफ्ट साइड में है, तो इसका प्लस लेफ्ट में, इसका प्लस लेफ्ट में, से बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये प्लस देखो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह अगर हम जोड़ते चले जाएंगे दिस कॉल्ड अ सीरीज कॉम्बिनेशन। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कर लो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दिस इज कॉल्ड अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो ईएमएफ हैं E1 और E2, दो ईएमएफ यानी दो सेल्स यहाँ पे जोड़े गए हैं सीरीज में, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और R2। इनमें करंट फ्लो हो रहा है I। पिक्चर को समझिए, दो सेल, एक का E1 एक का E2, इसको जोड़ा गया है सीरीज कॉम्बिनेशन में। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और दोनों में करंट फ्लो हो रहा है I। तो क्या डिफरेंस होगा, पोटेंशियल। हम मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल है V1, इसका यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल आप देख रहे हो हम मान लेते हैं V1 है, ये पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है, और इसको मान लेते हैं ये क्या है V2 है। ठीक, और इसको मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V है, हमने एज्यूम कर लिया है। इसका V1, इसका V2, इसका V, और हम जानते हैं कि जो V होगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अच्छा, V क्या होता है, V क्या होता है, देखो हमने पढ़ा था जो E होता है वो होता है V प्लस आई आर, V प्लस आई आर। ठीक है, सो व्हाट अबाउट V, V हो जाएगा E माइनस आई आर, ये तो होगा। अगर E इज इक्वल टू V प्लस आई आर तो V इज इक्वल टू क्या E माइनस आई आर। ठीक है, तो देखो V हो गया हमारा E इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा E1 माइनस आई आर इक्वल R1 प्लस E2 माइनस आई R3।
अगर इससे हम लोग समेट लें इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस अगर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर I बाहर ले लीजिए तो R1 प्लस R2। अब जरा इसको इससे कंपेयर करके देखो भाई, इससे इसको कंपेयर करके देखो। ये तो I इक्वलेंट नहीं होगा, I होगा केवल, तो ये I ही होगा। इसको मैं उठाता हूँ, ये देखो I। अब देखो I के बाद R होगा यहाँ पे, सॉरी, तो इसका R इक्वलेंट, तो ये हो गया R इक्वलेंट, तो ये हो गया R इक्वलेंट। हाँ ठीक है। अब पिक्चर देखो यहाँ पे क्या है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। टोटल वोल्टेज जो हमारा है वो इसका वोल्टेज और इसके वोल्टेज सम के बराबर है, V1 प्लस V2 है। V क्या होता है, E माइनस आई आर, मैंने लिखा E इक्वलेंट माइनस आई इक्वलेंट जो इसका है वोल्टेज। अच्छा V1 था इसलिए मैंने लिखा E1 माइनस आई R1। आई सेम होगा क्योंकि दोनों में आई सेम जा रहा है, सब में आई सेम होगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा E2 माइनस आई R3, और हमने क्या किया यहाँ से आई कॉमन लेके इस तरह से लिख दिया मैंने। अब कंपेयर करके देखो, यहाँ से इसको कंपेयर करो, जब कंपेयर करो तो क्या मिलेगा आपको, कंपेयर करने मिलेगा यहाँ पर कि जो E हमारा है वो हो रहा है E1 प्लस E2, है ना। और अगर बहुत सारे सेल जुड़े होंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से E3 प्लस डॉट 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 En। हमने इसको जनरलाइज कर दिया है इसको। ठीक उसी तरह अगर हम R इक्वलेंट की बात करें तो व्हाट अबाउट R इक्वलेंट, तो R इक्वलेंट हो जाएगा हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn। दिस इज कॉल्ड सेल इन सीरीज। अगर आप सीरीज में सेल को कंबाइंड करते हो तो उनका EMF E1 प्लस E2 प्लस E3 यानी सारे EMF के प्लस के बराबर हो जाएगा, और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सारे रेजिस्टेंस के प्लस के बराबर हो जाएगा, जस्ट लाइक अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कंडीशन में भी ऐसी होता था, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज क्या होता है। दो सेल को हमने कंबाइंड किया है सीरीज में। सीरीज का मतलब होता है माइनस प्लस ऐसे जोड़ेंगे हम इसको। सो माइनस प्लस जोड़ दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर आ गया हमारा नेट सर्किट, इन दोनों का कंबाइंड सर्किट यहाँ पे आ गया है। इसका E1 इसका E2 इसका R1 इसका R2 इसका V1 इसका V2। ठीक है। अब देखो फिर मैंने कहा टोटल जो EMF होता है, फॉर्मूला जो E होता है वो होता है V प्लस आई आर। सो V की वैल्यू हो जाएगी E माइनस आई आर। ठीक है। अब देखो जहाँ इक्वलेंट की बात है वहाँ मैं लिखूंगा V की जगह पर E इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट, और जहाँ 1 होगा वहाँ लिखूंगा E1 माइनस आई R1, और यहाँ लिखूंगा E2 माइनस आई R3। I को मैं I लिखूंगा क्योंकि सब में I बराबर है, यहाँ भी I, यहाँ भी I, यहाँ भी I, हर जगह I। अब आप I कॉमन लेंगे, जैसे I कॉमन लेंगे आपको ये बन जाएगा, कंपेयर करेंगे और इसको जनरलाइज कर देंगे। तो कैसा लगा आपको, समझ आया? ठीक है। अब अगर हम इसको और जनरलाइज करें और हम ऐसा कहें, अगर ये सारे जो हमारे पास E1 E2 हैं वो सब सेम हों, मतलब एक ही तरह के EMF को जोड़ा है मैंने N सेल को, N सेल हैविंग सेम EMF, तो क्या होगा? देखो मैं इसको कर देता हूं ताकि आपको समझ आए क्लियर। अगर मैं जोड़ दूं N सेल हैविंग सेम EMF E, तो क्या होगा? तो जो E हो जाएगा वो हो जाएगा E इक्वलेंट हो जाएगा E प्लस E डॉट डॉट कहाँ तक, N टाइम्स तक, En तक। ठीक है, N टाइम्स तक। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N इंटू E। तो जो E इक्वलेंट हो गया वो कितना हो जाएगा, NE। ठीक है, ये N टाइम्स आप इसे लिख सकते हैं N टाइम्स। ठीक है, N टाइम्स। ठीक उसी तरह से आप कह सकते हो जो R इक्वलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, NR। तो ये भी याद रखिए, अगर सेम EMF वाले सेल अगर ऐड हैं सीरीज में तो E हो जाएगा NE और R हो जाएगा NR, और अगर अलग अलग हैं तो क्या हो जाएगा, E इक्वलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E2 और E4 En तक, और R हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 कहाँ तक, Rn तक। समझ आया आपको? चलिए अच्छी बात है, बहुत गर्मी हो रही भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो आप जानते हो पैरेलल में क्या होता है, कॉमन वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस होता है कांस्टेंट, और आई होता है डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है। अब देखो यहाँ पर
दो सेल सेम E1 E2 R1 R2, यहाँ से करंट जाती है, यहाँ I1 यहाँ I2, फिर यहाँ से I हो जाती है। I करंट यहाँ से गई, यहाँ पे I1 यहाँ पे I2, और फिर से मिलकर यहाँ पे क्या हो गई I, यहाँ पे करंट I है। अब निकालते हैं E इक्वलेंट। देखो E कैसे निकालते हैं इक्वलेंट, सेम फॉर्मूला देखिए, I इज इक्वल टू चलिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, हमने दो सेल लिया है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट I, आप यहां से निकालो। आपने कहा E इज इक्वल टू V माइनस आई आर, ठीक है, ये आपने कहा। सो व्हाट अबाउट आई आर, आई आर हो जाएगा E माइनस वी, E माइनस वी। सो व्हाट अबाउट आर, आर हो जाएगा E माइनस वी बाई आई। देखो इस वाले फॉर्मूले को हम यहां इस्तेमाल करेंगे, सॉरी ये मैं बात कर रहा हूँ आई की, निकालो आई निकालना पड़ेगा हमको। सो ये हो गया ई माइनस आई आर आ जाएगा हमारा वी माइनस ई, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ा गया। सो आई आर आ जाएगा हमारा यहाँ पर वी माइनस ई, या उल्टा हो गया, सॉरी ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, और आई आर हो जाएगा हमारा ई माइनस वी। हाँ ठीक है, सो आई आर हो जाएगा हमारा ई माइनस वी। चलिए ठीक है, आप देखो E होता है V प्लस आई आर, EMF जो होता है वोल्टेज से ज़्यादा होता है, तो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, ठीक है। सो व्हाट अबाउट आई आर, आई आर आ जाएगा E माइनस वी, और सो यहाँ से जो R आने वाला है आपका, या I आने वाला है, वो हो जाएगा E माइनस वी बाई आर, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा E बाई आर, देखो E बाई आर इक्वलेंट, यहाँ लगा लो इक्वलेंट, E माइनस V बाई आर इक्वलेंट, ठीक है, ये हमने लगा दिया यहाँ पर। अच्छा यहाँ लगाओ I1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1। देखो V मैंने लिखा है सेम, क्योंकि सब में V सेम होगा, इज इक्वल टू, या प्लस लगाते हैं, E2 बाई R2 माइनस V बाई R2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, प्लीज इतनी बात समझ लीजिए। I इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और करंट की वैल्यू यहाँ पर है E माइनस वी बाई आर, जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, इधर मैंने इक्वलेंट यूज़ किया है, और जहाँ पे 1 था वहाँ हमने 1, जहाँ पे 2 था वहाँ पे 2, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमने सेम रखा है, V हमने सेम रखा है। अब जरा इनको एक तरफ कर लेते हैं। सो व्हाट अबाउट दैट, अलग करके देखते हैं हम लोग क्या होता है। सो देखो E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट, ठीक है, माइनस V बाई आर इक्वलेंट। इसको मैं एक तरफ लिखता हूँ मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 लिखा मैंने, और माइनस करके लिख दिया मैंने, V बाहर किया मैंने, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। एक बार देख लो इसको मैंने क्या किया है, यहाँ पर E1 बाई R1 E2 बाई R2 एक तरफ ले लिया मैंने, और माइनस करके V, और मैंने इसको एक तरफ ले लिया है। अब देखो कंपेयर करो तो क्या मिलेगा हमें, E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट की वैल्यू मिलेगी हमें E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। इसी तरह से अगर हम लोग जनरलाइज कर देंगे तो EN E3 बाई R3 प्लस डॉट 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 EN बाई RN। ये देखो ये मिल गया हमें इसकी वैल्यू। और अगर R की बात करेंगे तो 1 अपॉन R इक्वलेंट हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ऐसे करके डॉट 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 1 अपॉन RN। तो देखो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। दो सेल को हमने यहाँ पर पैरेलल में कंबाइन किया हुआ है। पैरेलल में कंबाइन करने का तरीका होता है दोनों का प्लस एक तरफ होना चाहिए, दोनों का माइनस एक तरफ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको करंट यहाँ पास करेंगे। ये करंट दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, I1 और I2 में, और बाद फिर से I हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि I को लिखा मैंने I1 प्लस I2, और I की वैल्यू हमने यहाँ उठाया E माइनस वी बाई आर। सो E माइनस वी बाई आर उठाया, इस साइड में लिखा इक्वलेंट, और इस साइड में लिखा जहाँ पे 1 था वहाँ 1 लिखा, जहाँ 2 था वहाँ पे 2 लिखा। V को हमने सेम लिखा ताकि V सबका सेम है। इसके बाद क्या किया मैंने, E1 वाला जो ब्रैकेट है जहाँ पे E वाला है उनको अलग कर लिया मैंने, और R वाला हमने अलग कर लिया, ठीक है। इसके बाद कंपेयर कर लिया और हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब समझ सकते हैं, अगर हम कहें कि सेम, अगर मैं बात करूँ कि सब कुछ सेम हो, सारे EMF सेम हो, तो क्या होने वाला है। तो इसे भी समझ लीजिए आप लोग कि अगर सब कुछ सेम हो,
यानी कि हम कह सकते हैं अगर E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू डॉट 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 EN, अगर ऐसा कुछ हो तो क्या होने वाला है, तो आप कह सकते हो E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा E/R प्लस E/R प्लस E/R, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NE/R हो गया, ये हो गया E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट की वैल्यू। ठीक उसी तरह से आप सोच सकते हैं कि 1/R इक्वलेंट कितना हो जाएगा, तो 1/R इक्वलेंट हो जाएगा हमारा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 1/R इक्वलेंट n/R, और इससे अगर हम लोगों ने लिखा तो हो जाएगा R इक्वलेंट की वैल्यू हो जाएगी R/n, और आप चाहें तो इसको यहाँ पर उठाकर रख सकते हैं R इक्वलेंट की वैल्यू। ठीक है, खैर चलिए। सो आपने देखा कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कौन देता है, इलेक्ट्रोलाइट देता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF और टर्मिनल वोल्टेज में क्या होता है रिलेशन, और साथ में देखा कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा सेल का तो EMF कितना आता है, नेट EMF इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने देख लिया। तो बच्चों ये था आज का कॉन्सेप्ट सेल के बारे में, सब कुछ EMF से लेकर इंटरनल रेजिस्टेंस से लेकर कॉम्बिनेशन से लेकर सब कुछ। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज क्लास में इतना ही।